तो आप लोग का स्वागत है विकास भैया क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों का दिया गया है, माने मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके कर लीजिएगा, देख पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ ये सब है क्या। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 3 चैप्टर्स मैंने 5 चैप्टर्स है, पाँच में से 2 गो थ्योरी चैप्टर है और 3 गो न्यूमेरिकल्स बनाना स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। 2 गो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और 2 गो स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है सारा, उसका एक वीडियो में मैं बना के भेज दूंगा। और ये जो थ्योरी पेपर का ये चैप्टर 1 का ये है, और चैप्टर 2 में बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो चैप्टर 2 में बना के दे दूंगा। ठीक है, तो देखो चैप्टर 1 क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और इसकी विशेषता बताइए। तो एक ऐसा बाजार जहाँ पे प्रतियोगिता क्या हो, बहुत ज़्यादा होगा। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार स्थिति है जिसमें बहुत अधिक संख्या में क्रेता मतलब कौन, खरीदने वाला, और विक्रेता। तो पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट ऐसा जहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होंगे। कलकत्ता में ऐसा ढेर सारा मार्केट है। जैसे सुबह का हम लोग का सब्जी मंडी होता है, बहुत सारा क्रेता रहता है, बहुत जन खरीदने जाता है और बहुत जन बेचता भी है। और कोई भी अकेला क्रेता या विक्रेता बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। तो सुबह को हम लोग क्या देखते हैं, सब जो सब्जी वाला होता है, कोई एक जन बोलेगा हम तो 100 रुपया में टमाटर बेचेंगे। दुकान में सब जगह मिल रहा है 30 रुपये किलो टमाटर, और उस सब्जी वाला बोला हम 100 रुपया किलो टमाटर बेचेंगे, तो क्या उसका बेचाएगा? उसका नहीं, उसका दाम कम करने से बेसी करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। काहे कि दुकान वहाँ पर बहुत सारे क्रेता लोग हैं और बहुत सारे विक्रेता लोग भी हैं। ठीक है, बहुत सारे विक्रेता लोग हैं, इसलिए एक जन प्रभावित नहीं कर पाएगा। इस बाजार में सभी फर्में एक समान उत्पाद का उत्पादन करती है। तो ये तो फर्म का बात हो रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी का बात हो रहा है। ऐसा हम लोग देखा जाए कि जहाँ पर बहुत सारा विक्रेता लोग होता है, वो लोग नॉर्मली एक ही क्वालिटी का सारा सामान देता है। टमाटर हम लोग को सब जगह एक ही बाजार में एक ही कैटेगरी का दिख जाएगा। ठीक है, तो वो होता है ना, ये हम लोग सिंपल सा एग्जांपल देख के समझ रहे हैं बाजार का। तो और कीमत एक समान होती है। कीमत भी क्या होता है, कोई 20 रुपये बेच रहा है, कोई 18 रुपये बेच रहा है, कोई 22 रुपये बेच रहा है, तो क्या है, कीमत समान ही है। ठीक है, ज़्यादा तुम्हारा ये भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा कि कोई 20 रुपये बेच रहा है तो कोई 40 रुपये बेच रहा है, ये सब तो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाजार में सभी को संपूर्ण जानकारी होती है, तो सबको पता होता है कि ये कितना बेच रहा है, वो कितना बेच रहा है, ये कितना में खरीद के लाया, कहाँ से खरीद लाया, सबको पता होता है। और फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन पूरी तरह स्वतंत्र होता है, और कोई भी जाके सब्जी बेच सकता है। आप लोग 11 क्लास फेल हो जाइए तो क्या करिएगा, जाइएगा बाजार में सब्जी बेचिएगा। ठीक, ऐसा नहीं है, पढ़ लिख के भी आप लोग सब्जी बेच सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे, माने अच्छा से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो पढ़ लिख के सब्जी बेच रहा है, बढ़िया से सब्जी बेच रहा है, लाखों कमा रहा है उससे, हजारों लाखों। इस बाजार में प्रत्येक विक्रेता मूल्य ग्रहण करने वाला प्राइस टेकर होता है, न कि मूल्य निर्धारण करने वाला मेकर। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि जो भी सामान बेच रहा है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं। इस शब्द का मतलब क्या हुआ कि उसको पहले से बोल दिया गया है कि देखो, ये जो टमाटर तुमको दिया गया है, ये जो सब्जी तुमको दिया गया है, इसको तुम 20 रुपये, 22 रुपये या 23 रुपये किलो ही बेचना। ठीक है, वहां से पहले ही बोल दिया गया है। अब ये नहीं कि वो खुद से दाम निर्धारित करेगा, नहीं, पहले से बोल दिया गया कि इतना में बेचना है, इतना में सबको बेच रहा है, इतना में तुम भी बेचेगा। प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता। तो पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। देखो, आपके एग्जाम में बता दे, मैंने यहाँ पर जो आसपास के स्कूल है वहाँ पर तो बता ही दिया गया है कि ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, तो हमको ये भी आशा है कि आप लोग अभी स्कूल में बता देगा, आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मेरे PDF से जाकर पढ़ लीजिएगा, उसमें सारा दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर। तो क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट की एक विशेषता ये है कि वहाँ पर खरीदने वाले और बेचने वाले पूरे एकदम भर के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो क्रेता बहुत सारे होते हैं, तो हो सकता। दूसरा क्या है, समरूपी उत्पाद। जो हम लोग वहाँ पर पढ़े वही सब है। इस मार्केट में क्या होता है, जो भी सब सामान बेचते हैं सब एक ही क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। इस पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म स्वतंत्र रूप से बाजार में आ सकता है और बिना किसी बाधा के बाहर भी जा सकता है। इससे कोई भी फर्म दीर्घकाल में एकाधिकार नहीं बना सकता है। इसके बाद क्या है, बाजार का पूर्ण ज्ञान।
इसमें क्या होता है, इस बाजार में प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को मालूम होता है कि वस्तु की कीमत क्या है। ठीक है, सब्जी आप लोग के मम्मी पापा जाते होंगे सब्जी खरीदने, सब दुकान से पूछते होंगे "हाँ, कितना में दे रहे हैं, हाउ आप 22 रुपये में दे रहे हो तो 20 रुपये में दे रहा था"। फिर वहां से घूम के जाएंगे, फिर उतना पीछे 2 रुपया कम कराने खातिर। ठीक है, तो मम्मी लोग के लिए, आप लोग को लगता होगा क्या पता 2 रुपया होता क्या है, मम्मी लोग के लिए मायने रखता है। 1 रुपया यहाँ पर 21 रुपया दे रहा है, वहां पर 20 रुपया दे रहा है। ठीक, दोनों का समान है, तब भी ये यहाँ से घूम के उतना दूर जाएंगे, 20 रुपया किलो वाला सामान लेंगे। खुशी मिलता है अंदर से, एक तरह खुशी मिलता है। ठीक, 1 रुपया कम कराने से खुशी मिलता है। ये बोला दुकानदार बोला 23 रुपया, बोले ना 20 रुपया किलो दीजिएगा तो दीजिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे। ठीक, 3 रुपया कम करा लिया। 3 रुपया से आप राजा तो नहीं होंगे, लेकिन मन को एक शांति मिलता है, वाह सुकून मिलता है। ठीक है, 3 रुपया के चलते मम्मी लोग को मिलता है। आप लोग तो बोलेगा 23 रुपया, वो बोलेगा आप 25 रुपया दीजिएगा, वो बोलेगा 2 रुपया खुला नहीं, आप बोलेगा रख लीजिए। तो हम लोग को उतना फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग कमाते वमाते नहीं ना है। जिससे कोई विक्रेता अपनी वस्तु अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता और कोई क्रेता कम कीमत पर नहीं खरीद सकता। तो बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, सबको पता है, क्रेता को भी पता है, विक्रेता को भी पता है, इसलिए वो ज़्यादा दाम में बेच ही नहीं सकता है। उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता। उत्पादन के सभी साधन स्वतंत्र रूप से एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और संसाधनों का कुशल उपयोग संभव हो पाता है। उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, तो ये तो उत्पत्ति के साधन की पूर्ण गतिशीलता, तो जहाँ से ये लोग ला रहे हैं, वो मैंने जहाँ से टमाटर खरीद के लेके आ रहे हैं, उसके पास है ढेरों टमाटर। अगर आपको भी टमाटर बेचना, आप जाकर उधर बेच सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम 4 दिन ये काम भी किए थे, टमाटर बेचने किसी के लिए किए थे। सुबह को 4 बजे उठ के जाना पड़ता था, 4 बजे पहुंचना होता था, और 4 बजे पहुंचने से पहले उधर मार्केट लग चुका होता था 3 बजे से। तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाना, 4 बजे उठ के 4 दिन गए, उसके बाद से नहीं गए। उसके बाद से अपना दोस्त को भेज दिया, बोले भाई तू जा। वो भी 2 दिन गया, फिर बोला हम भी नहीं जाएगा, वो दूसरा दोस्त को भेज दिया, भाई तू जा टमाटर बेच। वो भी 4 दिन गया, उसका तबीयत खराब हो गया। तो बस यही था टमाटर बेचने का कहानी। उसके बाद एकाधिकार क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो एकाधिकार क्या है, जब किसी बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है, वह किसी विशेष वस्तु का उत्पादन या विक्रय करता है जिसे बदलने के लिए कोई और वस्तु उपलब्ध नहीं होती, तो इसे एकाधिकार कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, रेल है, रेल का एकाधिकार है, और कोई रेल चला ही नहीं सकता है, वो खाली सरकार का है, रेलवे का है। ठीक, तो रेल क्या है, रेल का एकाधिकार है, वो अकेले है, उसके सामने और कोई नहीं है। क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, रेल का ये लाइन है। ठीक, इसलिए जब मन तब ट्रेन रुकाता है, 1 घंटा लेट, 4 घंटा लेट, आम बात है। ठीक है, जब बिहार जाना होता है तो हम लोग टाइम देख के जाते हैं कि हाँ बिहार में ये कब उतार रहा है, सुबह के 3-4 बजे का टाइम दे रहा है, मतलब कि हाँ एकदम परफेक्ट ट्रेन है, इस सुबह को 8 बजे उतारेगा, चलो यही ट्रेन से चलते हैं। ठीक, और जहाँ ये देख लिए कि शाम के 4-5 बजे का ट्रेन है, ये बाहर जाके 4-5 बजे उतारेगा, बस उसके बाद क्या है, इन लोगों को पता है कि रात को 10 बजे उतारेगा, 4-5 बजे टाइम दिया है उतारने का, मतलब कि 10 बजे उतारेगा, ये ट्रेन से नहीं जाएंगे, रात को 10 बजे जाएंगे, बस क्या करेंगे वहाँ पे। इसमें विक्रेता का बाजार पर पूरा नियंत्रण होता है और वह अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु की कीमत तय कर सकता है। इस बाजार में किसी अन्य फर्म का प्रवेश आसानी से नहीं होता, जिससे प्रतिस्पर्धा की कोई संभावना नहीं रहती। तो मोनोपोली कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, तो उसको क्या होता है, मोनोपोली, कि सब इसी के पास आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा बना रहा है, जैसे कि कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, कि आसपास का सारा स्टूडेंट चला गया उसी के पास, तो वो होता है मोनोपोली। ठीक है, एकाधिकार, कि वो सारा बच्चा इसी के पास जा रहा है पढ़ने, ये नहीं तो और नहीं, माने दूसरा नहीं चलेगा, इसको बोलते हैं एकाधिकार। एकाधिकार का विशेषता क्या होता है, तो एकाधिकार का विशेषता होता है कि एक ही वो सेलर होता है भाई। एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता होता है जो किसी विशेष वस्तु की आपूर्ति करता है। इसका मतलब है कि वह बाजार का पूरा नियंत्रण रखता है और किसी अन्य विक्रेता की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। निकटतम स्थानापन्न वस्तु का अभाव, निकटतम स्थानापन्न वस्तु का अभाव,
तो एकाधिकार फर्म का वस्तु का कोई नज़दीकी विकल्प नहीं होता, जिससे ग्राहक को वही वस्तु खरीदनी पड़ती है। इस वजह से उपभोक्ताओं के पास सीमित विकल्प होते हैं। तो इसके आसपास भी कोई वस्तु नहीं है। जैसे रेल से आपको यहाँ से हावड़ा जाना है, बहुत दूर जाना है, 3 घंटा का सफ़र है, बिहार जाना है। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? बस। बस ऑप्शन है, लेकिन बस क्या है, बस का पता कहाँ उतार देगा। ठीक, बस में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ऊपर से बैठ के तो बस बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। बस कहाँ से खुलेगा कहाँ से नहीं, ये भी जाना होगा। ठीक, तो इसके निकटतम का जो रेल तो है, रेल ठीक है, लेकिन उसके बाद निकटतम का साधन क्या है? या तो हवाई जहाज से जाओ, या तो किससे जाओ, बस से जाओ। लो, बस से जाना बहुत मुश्किल होता ही है, इतना देर बस में बैठना। ठीक है, ट्रेन में फिर भी ठीक है। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, कोई और रेल खोल सकता है नहीं। इस बाजार में अन्य कंपनियों का प्रवेश पर रोक होती है और कोई रेल खोल ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि रेल खोलने का ताकत नहीं है, अंबानी में है, टाटा में है, वो लोग रेल बना सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं दिया गया है। कानूनी नियम, पेटेंट, संसाधनों पर अधिकार या तकनीकी श्रेष्ठता के कारण कोई नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती। पेटेंट भी करा दिया जाता है, कोई नया चीज़ आने से। पेटेंट, दवाई पे बहुत ज़्यादा पेटेंट कराया जाता है कि ये दवाई हमने बनाया है, ऐसा दवाई और कोई नहीं बनाएगा। ये बड़ा खराब चीज़ है, पेटेंट नहीं करना चाहिए दवाई पे। मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण, देखो ये लोग के पास क्या है, मूल्य निर्धारण होता है, ये लोग प्राइस मेकर होता है। एकाधिकार अपने अनुसार वस्तु का मूल्य तय कर सकता है, उसे कीमत तय करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, क्योंकि बाजार में और कोई प्रतिस्पर्धा है नहीं। वो जितना रुपया बोलेगा उतना तुमको देना ही होगा। ठीक, रेलवे बोला इतना रुपया दो, मतलब इतना रुपया दो। ठीक, कभी कभी टिकट लेने जाते हैं, 5 रुपये का टिकट है, उसको 10 रुपया देते हैं, बोलता है 5 रुपया लेके आओ। हम बोलते हैं भाई 5 रुपया नहीं है, बोलेगा नहीं है तो टिकट नहीं मिलेगा। अब क्या करें, चल जाते हैं बिना टिकट का। वो लोग 5 रुपया खुला नहीं रखता है। ठीक, वो लोग प्राइस मेकर है, वो है एकाधिकार। ठीक है, जो चाहेगा वही होगा, आप उसको नहीं बोल सकते, आप उससे झगड़ा नहीं। वो प्राइवेट नहीं है, वो सरकारी है और प्राइस मेकर है। 5 रुपया तो 5 रुपया। ठीक, उसके बाद मूल्य विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एकाधिकारी एक ही वस्तु को अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है, तो मूल्य विभेद भी करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। एकाधिकार जो होता है वो अन्य अन्य लोगों को अलग अलग दाम पर सामान देता है। ठीक है, जैसे कि एक अमीर आदमी जा रहा है, एसी बोगी में जा रहा है, उसको भी जाना है भाई बेंडल से बिहार, ये कल बंगाल से बिहार। कितना लेगा पैसा? 2-3 हज़ार रुपया। एकदम क्या दिया है, एसी है, एकदम साफ साफ चादर दिया है कि ठंडा लगा तो चादर ओढ़ लो, साफ साफ एकदम जम रहा है, वो कमरा देता है। ठीक, बड़ा सुंदर सा एकदम दिया करता है मूल्य विभेद। और वहीं जो जाते हैं हम लोग, माने जनरल में जाते हैं, उन लोगों के पास बैठने का जगह नहीं है, खड़ा खड़ा यहाँ से 14-15 घंटा खड़े रहते हैं, चल जाते हैं, बड़ा मुश्किल टाइम होता है। उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक एकाधिकार क्या है और इसकी विशेषता बताएं। तो प्राकृतिक एकाधिकार क्या है? जब प्राकृतिक कारणों से किसी वस्तु के उत्पादन पर किसी देश या क्षेत्र का पूरा नियंत्रण होता है, तो इसे प्राकृतिक एकाधिकार कहा जाता है। देखो, एकदम सऊदी अरेबिया इधर का पूरा देश देखेंगे तो क्या है, प्राकृतिक एकाधिकार है। उसके पास जमीन के अंदर से तेल है, भारत में तेल है ही नहीं है। उन लोगों के पास क्या एकाधिकार है, वो लोग पूरा तेल का प्राइस वाइस सब डिसाइड करता है, क्योंकि वो लोगों के पास प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है तेल। ठीक है, वो लोग मेहनत करके थोड़ी तेल निकाला। तो क्या हो जाएगा, जैसे भारत का चाय उत्पादन में भी एकाधिकार है। ठीक, प्राकृतिक स्थिति ऐसा है असम इधर का, तो इसका थोड़ा कम ही जानना है प्राकृतिक एकाधिकार की विशेषता क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुल स्थिर लागत बहुत अधिक होती है, इसमें क्या होता है, पैसा कम लगता है। ठीक, उत्पादन न्यूनतम कुशलतम पैमाने पर होता है, नए उद्यमों का प्रवेश लगभग असंभव होता है, ऐसा प्रतिस्पर्धा नहीं होती, यह बहुत सीमित होती है, वस्तु की कीमत कम होती है। ठीक है, ये सब क्या है, एकाधिक प्राकृतिक अधिकार का विशेषता। एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है और इसकी विशेषता ही बताइए।
तो एकाधिकारी प्रतियोगिता, तो देखो नाम से ही पता चला एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकार भी है और प्रतियोगिता भी है। तो कुछ ऐसे कंपनियां हैं जहां पर एकाधिकार तो होता है लेकिन कुछ कंपनियों का एकाधिकार होता है, जैसे 3-4 कंपनी। ऐसा तुम लोग सोच पा रहे होगे, जैसे क्या है, जियो, एयरटेल और वीआई, ये 3 कंपनियां हैं और बीएसएनएल तो बहुत पीछे है। तो ये जो 3 कंपनियां हैं, ये तीनों मोबाइल का जो सिम कार्ड है, इस पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर अभी एकाधिकार प्रतियोगिता है इन तीनों में। ठीक है, किसमें? जियो में, एयरटेल में और वीआई में, ये तीनों का है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एकाधिकार प्रतियोगिता। ये क्या होता है? तो अपूर्ण प्रतियोगिता का एक प्रकार है जिसमें एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, जिसमें कई छोटे विक्रेता होते हैं जो मिलती जुलती लेकिन थोड़ी भिन्न वस्तुएं बेचते हैं। वस्तु में भिन्नता उनकी गुणवत्ता, ब्रांड, डिजाइन या सेवा के रूप में हो सकती है। छोटे नहीं, बड़े विक्रेता होती है। छोटा कहाँ से गलती से लिखा गया? ठीक, इसमें अधिक विक्रेता नहीं होता है, ये भी पॉइंट गलत है। एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता क्या है? इसमें अधिक विक्रेता नहीं होते हैं। अच्छा, ये अल्पाधिकार हो जाएगा ना, इसके बाद अल्पाधिकार हो जाएगा। एकाधिकार प्रतियोगिता, अच्छा इसमें हो सकता है, ये जो लिखा है सही है, ठीक, वो अल्पाधिकार में है। एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता का एक प्रकार है जिसमें एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। इसमें कई छोटे विक्रेता होते हैं जो मिलती जुलती लेकिन थोड़ी भिन्न वस्तु बेचते हैं। वस्तु में यह भिन्नता उनकी गुणवत्ता, ब्रांड, डिजाइन या सेवा के रूप में हो सकती है। एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता क्या? अधिक विक्रेता। इसमें कई स्वतंत्र विक्रेता होते हैं लेकिन प्रत्येक का अपना उत्पाद पर थोड़ा नियंत्रण होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन एक आदमी जो है बहुत अच्छा बना रहा है, जिसे बाजार में आप लोग का आसपास में पूरी दुकान बहुत ज़्यादा होगा, ठीक, लेकिन एक पूरी वाला ऐसा होगा कि वो बहुत अच्छा पूरी बनाता होगा और सारे लोग खाने उसी के पास जाते होंगे। तो क्या एकाधिकार प्रतियोगिता है वो? ठीक है, बहुत सारे पूरी दुकान तो है लेकिन एक पूरी दुकान ऐसा है जो कि मार्केट को कैप्चर करके रखा है, ज़्यादातर लोग उसी के पास जाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, वस्तु विभेद, हर फर्म की वस्तु थोड़ा थोड़ा अलग होता है जिससे ग्राहक इससे अलग से पहचानते हैं। खा के पता कर लेंगे आप लोग टेस्ट, अच्छा ये दुकान का है, इस दुकान का है। ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र प्रवेश, नई कंपनियां बाजार में आ सकती है लेकिन उन्हें विज्ञापन और ब्रांडिंग पर बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ता है। जैसे टीचिंग भी यही है, एकाधिकार प्रतियोगिता है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा बच्चे जाना प्रेफर करते हैं। ठीक, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा, कंपनियां कीमत कम करने की बजाय विज्ञापन, ब्रांडिंग और सेवाओं से ग्राहकों को आकर्षित करती है। कंपनियां कीमत कम करने की बजाय इससे आकर्षित करती है विज्ञापन, ब्रांडिंग और सेवाओं। सेवा माने अपनी क्वालिटी अच्छी देंगे, सर्विस जो देंगे वो काम की अच्छी सर्विस देंगे। विक्रय लागत, ब्रांड पहचान बनाने के लिए कंपनियां प्रचार और विज्ञापन कर खर्च करती हैं। तो ब्रांड और में ये सब खर्च करना पड़ता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि आईफोन कितना बड़ा ब्रांड है, इसमें खर्चा किया गया है। ठीक, आप आईफोन को कभी नहीं देखिएगा कि वो क्या, कौन चला रहा है? विलन लोग चला रहा है फ़ोन। तो पहले से बताया गया कि विलन लोग का हाथ में आईफोन नहीं देना है। ठीक है, विलन लोग का हाथ में सैमसंग देना है। आईफोन लोग बोल के रखा है, जो हीरो रहेगा वो आईफोन चला सकता है। तो क्या है, उसका ब्रांड बनाने का एक तरीका है। ठीक है, तो उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, अल्पाधिकार क्या है और इसकी विशेषता बताइए। तो अल्पाधिकार विशेषता, अल्पाधिकार वो है जहाँ पर कुछ कंपनियाँ होती है। ठीक, जैसे हम लोग का मोबाइल इंडस्ट्री में हम एग्जाम्पल दिया ना, क्या है, सिम इंडस्ट्री में वो क्या है, तो इसको हम फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर देते हैं। तो क्या आया, कहाँ थे, सिम कार्ड में तो क्या है, जियो है, एयरटेल है और वीआई है। तो जियो, एयरटेल और वीआई, जियो, एयरटेल, वीआई में काची है, तो अल्पाधिकार है। ये लोग सिम इंडस्ट्री पे क्या करके रखा है, एकाधिकार करके रखा है। ठीक है, अब ये जो एकाधिकार है फ़ोन इंडस्ट्री में भी है। कौन कौन सा, के को गिन चुन के है, आईफोन है ब्रांड, और सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा कंपनी है, गिन चुन के 10 ठो कंपनी होगा। ठीक है, यही लोग का एकाधिकार चल रहा है। ठीक, ऊपर से ही ओप्पो, वीवो, रियलमी और ये सब जितना भी कंपनी है सब एक ही आदमी चला रहा है, चाइना का। ठीक,
इसलिए सब जो फ़ोन होता है बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। रियलमी, रेडमी एकदम सिमिलर फ़ोन देखने को, ओप्पो एकदम मिलता-जुलता फ़ोन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अल्पाधिकार की विशेषता क्या है, तो कम विक्रेता। इसमें कम विक्रेता होते हैं जी, ये लोग ही नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक। ये लोग ही क्या करते हैं, प्राइस को नियंत्रित करते हैं। जैसे जियो दाम बढ़ाया वैसे ही एयरटेल भी दाम बढ़ा दिया और वीआई भी दाम बढ़ा दिया, ठीक। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस को नियंत्रित कर रहे हैं तीनों ही। विज्ञापन का महत्व, कंपनियों ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन और प्रचार पर अधिक खर्च करती है, ठीक। तो एकदम हम लोग कंपनी दे टीवी पे एडवर्टाइज देखने को मिलता है कि सबसे फास्ट एयरटेल, दुनिया का सबसे फास्ट नेटवर्क ये है वो है, ठीक है। वीआई अनलिमिटेड डाटा, कब, रात को 12 बजे से 6 बजे तक। बड़ी जो वीआई का सिम लिया था, मेरा दोस्त लोग में बहुत जन लिया था, रात भर जगल रहता था कि क्या करने के लिए, नेट चलाने के लिए। अजीब बात है, तो पूरा रात खराब किया है बच्चा लोग का जो वीआई सिम है। मेरा पास नहीं था वीआई का सिम, ठीक। मेरा जियो जिंदाबाद। अभी 5G ला के अनलिमिटेड कर दिया, बहुत अच्छा है, ठीक। अगर ये अनलिमिटेड नहीं कर पाता तो हम वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि वीडियो का साइज जो हो जाता है वो 11-12 GB का हो जाता है। उसको अपलोड करने के लिए हम कहाँ किसका वाईफाई के घर के नीचे बैठल रहते हैं, ठीक। स्टार्टिंग में ऐसे अपलोड करते थे, किसी के घर का वाईफाई का पासवर्ड पता होता था, जाते थे घर का, उसका घर का बाहर बैठल है, घूम रहे हैं, वीडियो अपलोड हो रहा है धीरे 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 धीरे। विज्ञापन पे महत्व, विज्ञापन का खर्च, विज्ञापन का महत्व होता है। कीमत स्थिरता, मांग और पूर्ति में बदलाव के बावजूद कीमतें स्थिर रहती हैं। पारस्परिक निर्भरता, हर विक्रेता की नीति अन्य विक्रेताओं को प्रभावित करती है। हाँ, ये पारस्परिक निर्भरता होता है कि एक क्या है, दूसरा पर निर्भर है। अगर ये दाम बढ़ाएगा तो ये भी दाम बढ़ा देगा, अगर ये दाम बढ़ाया तो इसका सारा कस्टमर किसका पास आ जाएगा, इसका पास आ जाएगा। जैसे कि जियो जैसी दाम बढ़ाया था, बीएसएनएल का कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन बीएसएनएल उतना अच्छा सर्विस दे नहीं पाया। हम भी बीएसएनएल का सिम खरीदे थे ये सोचे कि अच्छा होगा, 2 GB डाटा देता था सिर्फ 150 रुपया में, 2 GB हम खर्चे नहीं कर पाते थे, नेट ही नहीं चल रहा, 1 GB खत्म नहीं हो रहा है, इतना आस्ते चल रहा है नेट, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। नेटवर्क आएगा तब तो नेट खत्म होगा। एक वीडियो ठीक से चल नहीं रहा था, तो अगर उस टाइम बीएसएनएल कुछ अच्छा करता तो अभी अच्छा खासा पहुंच जाता, लेकिन बहुत जन खरीदा था बीएसएनएल का सिम, मेरा क्या पता कहाँ गया, कहाँ फेंकाया उकाया। तो पारस्परिक निर्भरता होता है, कोई एक दाम बढ़ाएगा तो इसका कस्टमर इस पर चल जाएगा, ये दाम बढ़ाए इसका कस्टमर इस पर चल जाएगा, तो कस्टमर यहाँ पे बहुत अल्प समय के लिए कस्टमर होता है, थोड़े समय के लिए। प्रवेश बाधा, नई कंपनियों का प्रवेश कठिन होता है यहाँ पर, क्योंकि लाइसेंस, पेटेंट और कच्चे माल पर बड़े विक्रेताओं का नियंत्रण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कुल आय, टोटल रेवेन्यू, औसत आय, एवरेज रेवेन्यू और सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इन तीनों के बीच अंतर क्या है। अब ये सब तो हम किताब रहता तो ज़्यादा अच्छा समझा पाते। देखो, कुल आय, किसी निश्चित अवधि में बेची गई वस्तुओं की कुल बिक्री से प्राप्त धनराशि कुल आय कहलाती है। आप लोग 10 रुपए करके 20 ठो पेन बेचे, ठीक है, तो आप लोग टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 10 रुपए के 20 पेन, ठीक, तो 200 रुपये टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एवरेज रेवेन्यू, हर पेन पर कितना रेवेन्यू हुआ, टोटल रेवेन्यू कितना था। तो देखो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस और क्वांटिटी, कितना प्राइस था और कितना क्वांटिटी हम सामान बेचे, वैसे निकलेगा हम लोग क्या, कुल आय, टोटल रेवेन्यू, अब कितना टोटल कमाए, ठीक है। औसत आय, आप क्या किए, 20 पेन बेचे, मैंने 200 रुपये में 20 पेन बेचे। थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप मान लो कि भाई फेल उल हो गए हो, समोसा बेच रहे हो, ठीक है, समोसा ऐसा वैसा समोसा नहीं, समोसा नहीं, एकदम अपने एरिया का सबसे बेस्ट समोसा बेच रहे हो, ठीक, जो खाने के बाद रोज आपके पास ऑर्डर आता है, 50 भाई भेज देना, मेरा बर्थडे पार्टी 50 तो समोसा, एकदम कंपलसरी टाइम पे भेज देना, तुम्हारा समोसा के बिना पार्टी नहीं होगा, इतना अच्छा समोसा बना रहे हैं, ठीक। तो अब उसको 50 समोसा बेचे, ठीक है, उसको कितना रुपया में बेचे, तो उसको 400 रुपया में 50 समोसा दे दिए, ठीक है, कितना रुपया में, 400 रुपया में 50 समोसा, ठीक है। तो आप लोग का टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 400 रुपये। एवरेज रेवेन्यू कितना है, हर सिंघाड़ा पर कितना रुपया आपको मिल रहा है,
तो देखो टोटल रेवेन्यू कितना था 400, और कितना सिंघाड़ा दिया 50, तो 50 को 400 से भाग करेंगे तो 5 8 40, तो कट जाएगा 0 0, 5 8 40। एक आपका एवरेज रेवेन्यू कितना बन रहा है एक सिंघाड़े पे 8 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एवरेज रेवेन्यू। ठीक, तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया, प्रति इकाई आय को औसत इकाई कहते हैं, कि एक सामान बेच रहे हैं तो उस पर कितना आय आ रहा है। ठीक है, एक सिंघाड़ा बेचे तो कितना रुपया आया। ठीक है, हालांकि हम सिंघाड़ा ही बेचे हैं। ठीक है, वो मेरा नाना का बिजनेस है सिंघाड़ा बेचना। तो लॉकडाउन में जब वो स्टेशन में बेचते हैं, तो स्टेशन पे जब नहीं बेचा रहा था लॉकडाउन में, तो ट्रेन वेन बंद था, तो हम हेल्प कर दिए थे कुछ दिन तक, 4-5 महीना लेके जाते थे, मैंने स्टेशन पे नहीं, पारा पारा लेके बेचते थे, वो भी ठीक ही था। ठीक, सिंघाड़ा गरम सिंघाड़ा चिल्लाते थे, बढ़िया था दिन लॉकडाउन का। फिर उसके बाद जब ट्रेन व्रेन खुला तो बंद कर दिया। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सब हुआ। सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू। देखो मार्जिनल रेवेन्यू किसको बोलेंगे, जब एक अतिरिक्त वस्तु बेची जाती है तो कुल आय में होने वाली वृद्धि को सीमांत आय कहते हैं। ये कैसे निकलता है, तो डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्वांटिटी। ठीक है, डेल्टा टी आर क्या होता है, पहले हम लोग का टोटल रेवेन्यू था कितना, सिंघाड़ा का एग्जाम्पल लेते हैं 400 रुपया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना था 400 रुपया। उसके बाद हम लोग उसके बाद जो सिंघाड़ा बेचे वो कितना गया 408, 8 रुपये के बेच रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू में कितना बदलाव आया उसको बोलेंगे डेल्टा टी आर। ठीक है, कितना बदलाव आया, तो 400 रुपये में बेचते थे, एक और सिंघाड़ा बेचे तो कितना बेचे 408 रुपये में, तो ये जो 8 रुपया एक्स्ट्रा बेचे ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी आर। ठीक है, और क्वांटिटी कितना एज एक्स्ट्रा दिए, एक ठो एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू, उसके बाद जो बेचे उसका कितना था मार्जिन। ठीक है, इन लोग में संबंध पूछ लेता है, तो देखो संबंध क्या है, जब मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ता है तब टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। ये तो सिंपल सा बात है भाई। मार्जिनल रेवेन्यू, एगो पेन बेचते थे 10 रुपया में, आपका पेन का मांग आने लगा, आप दूसरा पेन बेचे 10-12 रुपया में, 15 रुपया में, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, पहले 10 रुपया था, फिर 12 रुपया था, फिर 15 रुपया, आप दाम बढ़ा रहे हैं, का ये पेन आपका सब कोई डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा भाई, फिर जब मार्जिनल रेवेन्यू घटेगा तो टोटल रेवेन्यू घटेगा ना, टोटल रेवेन्यू धीमी गति से बढ़ता है। ठीक है, देखो मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ रहा है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जब मार्जिनल रेवेन्यू घटते क्रम से बढ़ रहा है, क्या आप ये 100 गो पेन खरीद के लाए हैं, 50 गो ही बेचे हैं, उसके बाद से पेन बेचा ही नहीं रहा है, अब आप पेन को रख ले रहिएगा तो सूख जाएगा, उसका रिफिल सूख जाएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, चलो भाई 10 रुपये का पेन था 8 रुपये में बेच रहे हैं, अब 50 गो पेन बेचे 10 रुपया करके, अब आप बाकी का पेन कितना करके बेचे 8 रुपया करके, फिर नहीं बेचा तो और कम कर दिए 6 रुपया करके, और कम कर दिए 5 रुपया करके। आपका मार्जिनल रेवेन्यू तो घट रहा है लेकिन टोटल रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ होता है, ग्राफ हम किताब में समझा देंगे। देखो हम किताब लाएंगे तो आप लोग को जो तीसरा चैप्टर वो भी समझा देंगे। एग्ज़ाम तो आ ही गया है, आपका एग्ज़ाम है, 5-6 दिन में एग्ज़ाम है। तो जब मार्जिनल शून्य होती है तब टी आर अधिकतम होता है। जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, शून्य है, ठीक है, फ्री में दे रहे हैं, एक सामान बेच के हम लोग को कुछ मार्जिनल रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ये जो सामान दिए एकदम फ्री में दे दिए, तब टोटल रेवेन्यू एकदम अधिकतम है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू अधिकतम होता है, ये ग्राफ में अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये खाली रट लो इसको। जब मार्जिनल ऋणात्मक होती है तब टी आर घटने लगता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कभी टी आर नहीं ऋणात्मक नहीं होता है। मार्जिनल रेवेन्यू का ऋणात्मक में होना मतलब कि आप उसको अपना सामान भी दे रहे हो और उसको पैसा भी दे रहे हैं कि ले भाई तू पैसा भी ले, मेरा सामान भी ले, तू मेरा सामान इस्तेमाल कर, तब मार्जिनल रेवेन्यू ऋणात्मक में जाता है, तब तो टोटल रेवेन्यू घटेगा ही। ठीक, 400 रुपये में सिंघाड़ा बेचे थे, अब बोले तू 2 रुपया एक्स्ट्रा ले लेकिन मैं सिंघाड़ा खा। ठीक, तो टोटल रेवेन्यू में से 2 रुपया गया और ऊपर से सिंघाड़ा भी गया। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू ऋणात्मक होता है तो टोटल रेवेन्यू घटने लगता है, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, थ्योरी को फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में
पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर इजगल टू एम आर होता है। क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इजगल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट, कम से कम सामान बेचना है तो वही होता है। एवरेज रेवेन्यू जितना था उतना ही क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। तो अब 400 सिंघाड़ा बेचे ना, 400 रुपये में सिंघाड़ा बेचे 50 रुपये करके, तो कितना था? 8 रुपया करके। वही आपका एवरेज रेवेन्यू भी है, मार्जिनल रेवेन्यू भी उतना ही, आप 8 रुपया करके सिंघाड़ा बेचेंगे। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में TR, AR और MR का व्यवहार में क्या अंतर होता है? तो देखो, आधार माइनस आधा, अच्छा ये अंतर लिखा हुआ देखो, अंतर जो आपको लिखना है वो तो आपको कॉलम बना के लिखना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या दिए? आधार दे दिए हैं। ठीक है, आधार बना के देखो। कुल आय में क्या अंतर होता है? कुल आय में पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट में जो कुल आय होता है, टोटल रेवेन्यू, ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट में टोटल रेवेन्यू है, पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आय लगातार बढ़ती रहती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में वह पहले बढ़ती है और फिर अधिकतम होकर घटने लगती है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ता है और बढ़ते रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अपूर्ण प्रतियोगिता में पहले बढ़ता है, फिर एकदम पीक पर आता है, फिर उसके बाद घटने लगता है। ठीक है, औसत आय क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय स्थिर रहती है। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है? औसत आय तो स्थिर रहता है, 8 रुपये में बेचे तो 8 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक, 200 का गंजी है, 150 का गंजी है तो 150 में बेच रहे हैं, और मूल्य के बराबर होती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय धीरे धीरे घटती है। और औसत आय में क्या होता है? ये अपूर्ण प्रतियोगिता में धीरे धीरे घट रहा है। ठीक, सीमांत आय, मार्जिनल आय क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आय औसत आय के बराबर होती है और स्थिर बनी रहती है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आय औसत आय से नीचे होती है और तेजी से घटती है, यहाँ तक कि यह ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? औसत आय से कम होता है। ग्राफ में अंतर, पूर्ण प्रतियोगिता में मार्जिनल रेवेन्यू और AR दोनों एक सीधी क्षैतिज रेखा में, तो ये तो ग्राफ पढ़ेंगे तब जानेंगे। ये यहाँ इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग कॉलम बना के लिखना है, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। फिर उसके बाद क्या लिखना है? तो टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और उसके बाद आपको लिखना है ये सब। ठीक, इसके बाद देखो वित्त पोषण क्या होता है। तो देखो वित्त पोषण क्या है? वित्त पोषण किसी व्यक्ति या व्यवसाय के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक, वित्त पोषण माने फाइनेंसिंग होता है। फाइनेंसिंग क्या है? तो आपको मान लो कि सपोज कोई एक कंपनी खोलना है, बड़ा पैसा लगता है कंपनी खोलने में, तो आप लोग क्या कीजिएगा? किसी को बोले कि आपके पास बड़ा पैसा है, हमको थोड़ा पैसा का दरकार है, आप पैसा दीजिए ना, हमको कंपनी खोलना है, और आप ले लीजिएगा पैसा, जो प्रॉफिट होगा आप ले लीजिएगा उसमें से हिस्सा। तो ले ठीक है, अगर उसको आपको पर भरोसा होगा तो दे देगा। ये दो प्रकार का होता है, ऋण वित्त पोषण जिसमें धन उधार लिया जाता है, और इक्विटी वित्त पोषण। तो ये जो हम लोग फाइनेंसिंग करेंगे दो आधार पे करते हैं, या तो उसको बोलेंगे कि आप जितना पैसा दीजिएगा हम उस पर आपको इंटरेस्ट देंगे, या फिर उसको आप बोलिएगा कि आप मेरा कंपनी में पैसा लगाइए, मेरा कंपनी में कंपनी का हिस्सा में आपको हिस्सेदारी मिल जाएगा। ठीक है, माने कंपनी का जितना लाभ होगा उस आपका भी लाभ है। तो दो तरह का होता है, जिसमें निवेशकों से पूंजी ली जाती है। वित्त पोषण से कंपनी अपने व्यापार को बढ़ा सकती है और अपनी जरूरत पूरी कर सकती है। तो ये फाइनेंसिंग जो होता है, पैसा मिलता है, इसी से बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, फाइनेंस बहुत जरूरी होता है इसके लिए। ऋण वित्त पोषण के लाभ और नुकसान क्या है? तो हम लोग क्या किए? उधार लिए पैसा, क्या किए? उधार लिए। तो इसका लाभ और नुकसान बताना है। ऋण वित्त पोषण कौन करता है? तो बैंक करता है। ठीक, आपको कंपनी वंपनी खोलना है, बैंक से जाकर पैसा लिए और उसको बोले कि आप उधार ले लिए। तो देखो लाभ क्या होता है कि ऋण वित्त पोषण में आसानी से मिल जाता है पैसा। ठीक है, पूंजी तक आसान पहुंच। ऋण वित्त पोषण व्यवसायों को तुरंत आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराता है, जिससे वे अपनी विस्तार योजनाओं को लागू कर सकते हैं या संचालन की जरूरत पूरी कर सकते हैं, और वही मालिक रहते हैं उसमें। ठीक, स्वामित्व बरकरार, ऋण लेने के बावजूद कंपनी का मालिक जो होता है वो स्वामित्व बना रहता है,
क्योंकि इसमें निवेशकों को भागीदारी नहीं दी जाती है। तीसरा जो है कर लाभ, ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज कर कटौती योग्य है। ठीक, अगर आपका कंपनी ज़्यादा कमाई और उसमें से टैक्स देना है, तो आपको, अगर आपको यहाँ से इंस्टॉलमेंट भी भरना है, तो आप उसका कागज़ दिखा के टैक्स से छूट पा सकते हैं। थोड़ा सा टैक्स आपका थोड़ा कम हो जाएगा। आप खाली बस कागज़ में दिखा दीजिए इतना रुपया हम क्या कर दिया है, इंस्टॉलमेंट में चला गया है मेरा पैसा, जिससे कर देयता थोड़ी कम हो जाती है और कंपनी को वित्तीय स्थिति थोड़ी मजबूत बनी रहती है। उसके बाद निश्चित पुनर्भुगतान संरचना, ऋण को नियमित मासिक या वार्षिक किस्तों में चुकाना होता है, तो जिससे कि अच्छा रहता है कि महीना में इतना पैसा देना, एक बार में इतना पैसा नहीं देना है, महीना साल भर में इतना पैसा करके देना है। ठीक है, जिससे व्यवसाय अपनी वित्तीय योजना को बेहतर ढंग से बना सकते हैं। लाभ में कोई हिस्सेदारी नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा लाभ भी कमाए तो आप ही रखिए, कम लाभ भी कमाए तो आप ही आपका मैंने उसको फिक्स प्राइस देना है। ज़्यादा लाभ कमाए तो ही नहीं उसको ज़्यादा पैसा देंगे, कम पैसा देंगे, ऐसा नहीं है। लाभ में कोई हिस्सेदारी नहीं। इक्विटी वित्त पोषण के विपरीत ऋणदाता कंपनी के लाभ में हिस्सेदारी नहीं होते, जिससे उधारकर्ता को अपने मुनाफे पर पूरा अधिकार मिलता है। क्रेडिट योग्यता में सुधार, समय पर ऋण चुकाने से कंपनी की साख बढ़ती है और जिससे भविष्य में अगर उसको और उधार लेना है तो और उधार मिल जाता है। और ये लचीलापन तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को बहुत है, उसके बाद आपको पढ़ने दरकार नहीं है। ऋण वित्त पोषण के नुकसान क्या चीज़ है, तो ब्याज व्यय, ब्याज देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ब्याज होता है, ऋण के साथ ब्याज भी चुकाना पड़ता है, जिससे व्यवसाय की कुल लागत बढ़ जाती है। ठीक, उच्च ब्याज दरों के कारण यह वित्तीय बोझ भी बन सकता है। अगर ब्याज दर बहुत ज़्यादा है तो उसको कंपनी को दरकार होता है 1 करोड़ 2 करोड़ बहुत पैसा, 50 लाख, तो उस पर अगर हम लोग 10-12% 18% क्या लगता है इंटरेस्ट लगता है, तो बहुत हो जाता है। ये 1 लाख का 18% 12% कितना, 12,000 रुपया। 1 करोड़ का 12% कितना, 12 लाख रुपया। तो सोचो बहुत है। पुनर्भुगतान दायित्व, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति चाहे जैसा भी हो उसे समय पर ऋण चुकाना ही पड़ेगा। यही क्या होता है, ये इसका नुकसान है। डिफॉल्ट का जोखिम, यदि कंपनी ऋण की अदायगी में असफल रहती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई और संपत्ति जब्ती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो जोखिम लिख सकते हैं, डिफॉल्ट का रिस्क नहीं, रिस्क लिख सकते हैं, जोखिम। तो इसमें जोखिम भी है कि अगर नहीं चुका पाए तो घर भी चला जाएंगे इसमें अपना। उसके बाद संपार्श्विक की आवश्यकता। ठीक, आपको पैसा लेने के लिए आपको देना पड़ेगा, अपना घर का कागजात वागजात देना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैसा वैसा नहीं मिलेगा। बाजार धारणा पर असर, अत्यधिक ऋण लेना निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के बीच कंपनी की स्थिरता को लेकर संदेह पैदा कर सकता है, जिससे उसकी साख को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप ऋण ले रहे हैं तो आप पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उन लोग पर खराब असर पड़ता है कि आप इतना उधार भी लिए, आप कैसे लाभ कैसे देंगे, उधार कुछ से चुकाएंगे, तो आपको जो है अलग से फाइनेंसिंग मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। इक्विटी वित्त पोषण समझते हैं क्या होता है। इक्विटी वित्त पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी को धन जुटाने के लिए अपने शेयर या हिस्सेदारी बेचनी पड़ती है। क्या बेच रहा है, अपना कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा बेच रहा है। क्या हमको इतना पैसा दीजिए, शार्क टैंक आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं है। इसमें क्या करता है, पैसा लेता है, लेकिन इसमें आप क्या दे रहे हैं, हिस्सेदारी दे रहे हैं। इसमें निवेशक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं और बदले में उन्हें कंपनी का स्वामित्व में भागीदारी मिलती है। इक्विटी निवेशक कंपनी के मुनाफे और निर्णयों में भाग ले सकते हैं, लेकिन कंपनी को इस पूंजी पर किसी तरह का ब्याज नहीं चुकाना पड़ता। यह तरीका विशेष रूप से स्टार्टअप और तेजी से बढ़ती कंपनियों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे उन्हें बड़े निवेशकों से बिना ऋण लिए पूंजी प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो ये बड़ा कारगर है। ठीक, इसमें आप क्या कर सकते हो, उससे पैसा तो लेंगे लेकिन आपके पास उत्तरदायित्व तो है नहीं, तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर बिजनेस डूब जाता है तो उसका ही पैसा डूबा, आपका ही पैसा डूबा, वो मालिक भी है, वो भी मालिक है, आप भी मालिक है। ठीक है, वो आपका हेल्प भी करेगा। तो ये तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे लाभ और नुकसान में, और ये सब हम लोग कब पढ़ेंगे, तो 40 मिनट हो चुका है, आप लोग बोर हो चुके होंगे, तो इसकी वीडियो में कल डाल दूंगा। ठीक है, एकदम याद से डाल दूंगा, अब देरी नहीं करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को हेल्प मिला होगा तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों में। ठीक है, बस
टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं। अभी तो एग्ज़ाम है तो मिलना तो होता ही रहेगा, ये तो 1 महीना जब तक पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम खत्म नहीं होता तब तक तो मिलना बना ही रहेगा। तो मिलते हैं, इस बार बहुत ज़्यादा मुलाकात हो।